कभी साफ अंधेरी रात में आसमान की तरफ देखा है? जब हम उन टिमटिमाते तारों को देखते हैं ना, तो असल में हम सिर्फ तारे नहीं देख रहे होते। हम तो एक तरह से समय में पीछे झांक रहे होते हैं। सोचिए, उन तारों से जो रोशनी हम तक पहुंच रही है, उसे ये सफर तय करने में लाखों साल लग गए। ये ब्रह्मांड के कितने पुराने, कितने विशाल इतिहास की एक छोटी सी झलक है ना? और जानते हैं, ठीक इसी तरह जैसे हम तारों को देखकर गुजरे हुए वक्त को देखते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक भी छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर जीवन की सबसे बड़ी कहानी, मतलब कि विकास की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी जासूसी करने वाले हैं। और हमारा केस क्या है? केस है इस पृथ्वी पर जीवन की कहानी। हम एक एक करके सुरागों को जोड़ेंगे, सबूतों की बारीकी से जांच करेंगे और कोशिश करेंगे इस ग्रह के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस रोमांचक जांच को शुरू करते हैं। तो किसी भी अच्छी जासूसी की तरह हमारी जांच भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। हम ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर जीवन की पहली परिकल्पनाओं को देखेंगे, फिर डार्विन के मशहूर सिद्धांत, उसके पक्के सबूत, पृथ्वी पर जीवन की पूरी कहानी और आखिर में हम अपनी यानी मानव विकास की कहानी तक पहुंचेंगे। तो हमारी जासूसी का सबसे पहला सुराग ये हमें सीधा ले जाता है समय की शुरुआत में। सोचिए, जीवन के आने से बहुत बहुत पहले ब्रह्मांड को एक स्टेज तैयार करना था, एक ऐसा मंच जहां जिंदगी का पहला अंकुर फूट सके। तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं अरबों साल पीछे। कहानी शुरू होती है लगभग 20 अरब साल पहले, एक महाविस्फोट से, जिसे हम सब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। जरा सोचकर देखिए, उस एक पल में आज हम जो कुछ भी देखते हैं, हर तारा, हर ग्रह, सब कुछ बस एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। और फिर बैंग! इस जोरदार धमाके के बाद ब्रह्मांड ने फैलना और ठंडा होना शुरू किया। इसी से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी पहली गैसें बनी, जो आगे चलकर सितारों का कच्चा माल बनने वाली थीं। अच्छा, अब आते हैं अपने घर यानी पृथ्वी पर। इसकी कहानी शुरू हुई करीब 4.5 अरब साल पहले। और शुरुआती पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। सोचिए, एक उबलता हुआ आग का गोला। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, सिर्फ मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें और भाप थी। फिर धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी। जो भाप थी वो बारिश बनकर बरसी और बनते चले गए विशाल महासागर। और जानते हैं, इन्हीं महासागरों की गहराइयों में करीब 4 अरब साल पहले जिंदगी का पहला बहुत छोटा सा सुराग मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बेजान, केमिकल से भरे सूप में जिंदगी की पहली चिंगारी आखिर आई कहां से? ये हमारी जासूसी का सबसे बड़ा और पहला सवाल है। वैज्ञानिकों ने भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज दी हैं। चलिए एक एक करके उन शुरुआती सुरागों की जांच पड़ताल करते हैं। शुरुआत में ना 2 बड़े आइडियाज थे। एक था पैनस्पर्मिया। इसके हिसाब से जीवन के बीज मतलब स्पोर्स अंतरिक्ष से किसी दूसरे ग्रह से हमारी पृथ्वी पर आए। दिलचस्प है ना? और दूसरा था स्वतः जनन का सिद्धांत। यह आइडिया इसलिए आया क्योंकि लोग देखते थे कि अरे, सड़ते हुए मांस पर तो कीड़े अचानक आ जाते हैं या गीले भूसे में चूहे अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो उन्हें लगता था कि जिंदगी तो निर्जीव चीजों से ही पैदा हो जाती है। लेकिन फिर पिक्चर में एंट्री हुई लुई पास्चर की, एक जासूस वैज्ञानिक जिन्होंने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट से इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया? एक हंस की गर्दन जैसे मुड़े हुए फ्लास्क में शोरबा लिया और उसे उबाल दिया ताकि सारे कीटाणु मर जाएं। अब देखिए, फ्लास्क की गर्दन का डिजाइन ऐसा था कि हवा तो अंदर आ सकती थी, पर हवा में मौजूद धूल और छोटे छोटे माइक्रो वो उस मोड़ में ही फंस जाते थे। नतीजा, शोरबा बिल्कुल साफ रहा, उसमें कोई जिंदगी नहीं पनपी। और जैसे ही फ्लास्क को झुकाकर शोरबे को उन फंसे हुए माइक्रोब से छुआया गया, फट से उसमें जीवन पनपने लगा। ये एक पक्का सबूत था, आज के समय में जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही आता है। अच्छा, तो पास्चर ने ये तो साबित कर दिया कि आज के हालातों में जीवन अपने आप पैदा नहीं हो सकता। लेकिन इससे तो सवाल और भी पेचीदा हो गया कि फिर भाई सबसे पहली बार जीवन कैसे बना? यहीं पर ओपेरिन और हैल्डेंस की केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी सामने आती है। उनका मानना था कि अरबों साल पहले, जब पृथ्वी का माहौल बिल्कुल अलग था, गर्म, ज्वालामुखी वाला, तब निर्जीव मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए और प्रोटीन बने और इन्हीं से आगे चल के जीवन का पहला रूप पैदा हुआ। और अब
हमारी कहानी के असली मास्टर डिटेक्टिव चार्ल्स डार्विन की एंट्री होती है। देखिए, डार्विन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जीवन शुरू कैसे हुआ, बल्कि उन्होंने एक और भी बड़े रहस्य से पर्दा उठाया। सवाल था, एक बार जिंदगी शुरू हो गई तो फिर वो इतनी अलग अलग, इतनी शानदार शक्लों में बदली कैसे? ये हमारी जांच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डार्विन के सिद्धांत का जो सार है ना, वो है नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब यहाँ फिटेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर या सबसे तेज होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जो अपने माहौल में सबसे अच्छे से फिट हो जाए, बिल्कुल एक पहेली के सही टुकड़े की तरह। और जो जीव सबसे अच्छे से फिट होता है वो ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है, ज़्यादा बच्चे पैदा करता है और अपनी वो फिट होने वाली खूबियां अगली पीढ़ी को दे जाता है। अब डार्विन और उनके साथी एल्फ्रेड रसेल वॉलिस भी किसी जासूस की तरह अपने आसपास की दुनिया को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने कुछ बड़ी सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बातें नोट की। पहली बात, कुदरत में संसाधन जैसे खाना पानी सीमित हैं, तो जीने के लिए एक संघर्ष है। दूसरी बात, एक ही जाति के जीवों में भी छोटे छोटे फर्क होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। और तीसरी बात, जिन जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें इस संघर्ष में मदद करते हैं, वो ज्यादा कामयाब होते हैं और अपनी ये खूबियां अगली पीढ़ी को पास कर देते हैं। बस इन्हीं आसान सी बातों पर विकास का पूरा सिद्धांत खड़ा है। देखिए, कोई भी थियरी बिना पक्के सबूत के नहीं टिक सकती है ना, और डार्विन का सिद्धांत सबूतों से भरा पड़ा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इस एविडेंस फाइल को खोलें और देखें कि ये चट्टानें, ये पुरानी हड्डियां और यहां तक कि हमारा अपना शरीर आखिर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर विकास के सबूत हैं क्या? क्या हमारे पास कोई ठोस प्रमाण है जो ये बताता हो कि जीवन समय के साथ सच में बदला है? बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि सबूत सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि कई अलग अलग फील्ड से आते हैं और सब एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। हमें चट्टानों में दबे जीवाश्मों से सबूत मिलते हैं, अलग अलग जीवों के शरीर की बनावट की तुलना करने से सुराग मिलते हैं, यहां तक कि हमारे डीएनए और प्रोटीन के अंदर भी पक्के सबूत छिपे हैं। ये सारे सबूत मिलकर विकास के लिए एक बहुत ही मजबूत केस बनाते हैं। सबूतों का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जीवों की शारीरिक बनावट। जरा सोचिए, इंसान का हाथ, चीते का अगला पैर, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख, ये सब काम तो अलग अलग करते हैं, पर अंदर से इनकी हड्डियों की बनावट वो एक जैसी है। इन्हें कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, और ये इशारा करते हैं कि इन सब का कोई एक कॉमन पूर्वज रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक तितली के पंख और एक चिड़िया के पंख को देखिए, काम दोनों का उड़ने का है, पर उनकी बनावट जमीन आसमान का फर्क है। ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं जो दिखाते हैं कि ये अलग अलग विकसित हुए हैं। और अगर नेचुरल सिलेक्शन का कोई जीता जागता सबूत चाहिए तो इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ्स की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जब पेड़ साफ सुथरे थे तो सफेद रंग के पतंगे आसानी से छिप जाते थे, लेकिन जब फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ों के तने काले पड़ गए तो अब काले रंग के पतंगों को छिपने में आसानी होने लगी। नतीजा, उनकी संख्या बढ़ गई। ये तो एक ऐसा सबूत है मानो किसी ने अपराध को अपनी आंखों से होते हुए देख लिया हो। ये दिखाता है कि विकास कोई लाखों साल पुरानी कहानी ही नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने भी हो सकता है। तो अब हमारे पास थ्योरी भी है और सबूत भी। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर घटनाओं के पूरे क्रम को फिर से तैयार करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं पृथ्वी पर जीवन के अरबों साल लंबे इतिहास की पूरी टाइमलाइन। जिंदगी की कहानी बहुत बहुत लंबी है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, करीब 2000 मिलियन यानी 2 अरब साल पहले जीवन के पहले सेलुलर फॉर्म्स दिखे। फिर एक बहुत लंबा इंतजार, और करीब 500 मिलियन साल पहले तक समुद्रों में इनवर्टिब्रेट्स यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव बन चुके थे। इसके बाद करीब 350 मिलियन साल पहले एक बड़ी छलांग लगी। पहली मछलियां आईं और पौधे भी जमीन पर उगने लगे। फिर आया सरीसृपों मतलब रेप्टाइल्स का जमाना। लगभग 200 मिलियन साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर राज करने लगे, और फिर करीब 65 मिलियन साल पहले वो अचानक गायब हो गए। और इस घटना ने हम जैसे मैमल्स यानी स्तनधारियों के लिए रास्ता खोल दिया। तो अब तक हमने दुनिया भर के जीवन की जांच पड़ताल की, पर अब समय है इस जासूसी का रुख अपनी ओर मोड़ने का। मतलब हमारी अपनी कहानी, इंसानों का विकास कैसे हुआ, हम कहां से आए। हमारी अपनी विकास की यात्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो कहानी करीब 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस जैसे वानरों से शुरू होती है।
फिर एक बहुत बड़ा कदम आया, करीब 30 से 40 लाख साल पहले, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे हमारे पूर्वज पूर्वी अफ्रीका में 2 पैरों पर सीधा चलने लगे। फिर 20 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, वो पहले जीव जो औजार बनाते थे। इसके बाद आए होमो इरेक्टस और नियांडरथल, जिनका दिमाग लगातार बड़ा होता गया। और आखिरकार करीब 75,000 साल पहले हम यानी होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए और वहां से पूरी दुनिया में फैल गए। और जरा एक पल रुककर ये सोचिए, लाखों साल की इस लंबी विकास यात्रा के सामने हमारी इंसानी सभ्यता कितनी नई है। बस 10,000 साल पहले तो हमने खेती करना और बस्तियां बसाना शुरू किया। अगर पूरे इतिहास को एक कैलेंडर माने तो हमारा लिखा हुआ इतिहास तो बस कुछ सेकंड्स के बराबर है ना हैरान करने वाली बात। तो हमारी ये जासूसी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ। याद है डार्विन की वो फिंच चिड़िया? कैसे एक ही प्रजाति अलग अलग द्वीपों पर गई और वहां के माहौल के हिसाब से ढलकर नई नई प्रजातियां बन गई। इसे अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो क्या हम मानव विकास को भी इसी नज़र से देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे और वहां के नए माहौल में ढलते चले गए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विकास की इस शानदार कहानी पर और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।